चलिए भाई, अब बात करते हैं कुछ और कंटेंट की, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स की, जिसकी जरूरत हमें होगी आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला टर्म हमें इस वक्त समझना चाहिए रिजर्व कैपिटल, ठीक है। और उसके रेफरेंस में एक और दूसरा टर्म होगा जिस टर्म का नाम है कैपिटल रिजर्व, ठीक है। चांसेस है कि आपसे 1 मार्क्स में पूछ सकता है, तो हमें इन चीजों को समझना जरूरी है। सवाल है रिजर्व कैपिटल क्या है। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 65 के तहत रिजर्व कैपिटल की बात की जाती है। सवाल है रिजर्व कैपिटल होता क्या है और इसे बनाया कैसे जाता है। देखो भाई, यहां पे रिजर्व कैपिटल को समझने के लिए आप कुछ इस तरीके से कंटेंट समझिएगा। मैंने आपको नॉमिनल शेयर्स के बारे में बताया होगा, फिर नॉमिनल कैपिटल के बारे में बताया होगा, जो कि ऑथराइज कैपिटल के नाम से जाना जाता है और रजिस्टर्ड कैपिटल के नाम से जाना जाता है। तो ऐसी कंपनी, याद रख लीजिएगा, जब हम बात करते हैं रिजर्व कैपिटल की, तो ऐसी कंपनी जो कि अनलिमिटेड है। कंपनी की लायबिलिटी के बेसिस पे 3 चीजों की हमने जिक्र की थी। फर्स्ट इज अनलिमिटेड कंपनी, सेकेंड इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, एंड थर्ड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। हम यहां पे किसकी बात कर रहे हैं? अनलिमिटेड कंपनी। तो ऐसी अनलिमिटेड कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल है, विच मीन्स कंपनी विच इज अनलिमिटेड एंड हैविंग शेयर कैपिटल, जब वो अपने आप को कन्वर्ट करेगी, किसमें करेगी? कन्वर्ट करेगी। किसमें कन्वर्ट करेगी? एक लिमिटेड कंपनी में। अब वो लिमिटेड गारंटी हो या शेयर हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब एक अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल अपने आप को जब कन्वर्ट करती है, क्या करती है? कन्वर्ट करती है एक लिमिटेड कंपनी में, तो उसकी शेयर की रिवैल्यूएशन भी होती है। तो एक रिजोल्यूशन पास किया जाता है कंपनी में। क्या? कंपनी में एक रिजोल्यूशन पास किया जाता है, जिस रिजोल्यूशन के तहत कंपनी के नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर या फिर नॉमिनल कैपिटल को थोड़ा सा बढ़ा के फिर से उसकी वैल्यू को वहां पे फिक्स किया जाता है। अब अपने बुक का एक रेफरेंस देखिएगा, यहां पे कहता क्या है। यहां पे कहता है, 2 पॉइंट हो गया आपके सामने। यहां पे कह भी रहा है, एज पर सेक्शन 65 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ओनली एन अनलिमिटेड कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल व्हाइल कन्वर्टिंग इनटू अ लिमिटेड कंपनी में, चाहे तो, हर बार नहीं, में हैव रिजर्व कैपिटल, वो अपना रिजर्व कैपिटल बना सकता है। नहीं चाहे तो नहीं भी बनाए, कोई दिक्कत नहीं। इन सच केस उन्हें रिजोल्यूशन पास करना कंपलसरी है। मैंने अभी आपको बताया, विदाउट रिजोल्यूशन ये काम नहीं हो सकता। तो रिजोल्यूशन में क्या पास किया जाएगा? तो यहां पे कहता है, इंक्रीज द नॉमिनल अमाउंट ऑफ इट शेयर कैपिटल बाय इंक्रीजिंग द नॉमिनल अमाउंट ऑफ ईच shares or each of its shares, and determine that no part of increased capital shall be called up in or shall be called up except in the event of winding of the company। अब इस लाइन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं पहले मेरे शेयर की वैल्यू 10 थी। कितनी थी? 10 थी। मेरी कंपनी क्या थी? अनलिमिटेड हैविंग शेयर कैपिटल। अब हम अपनी कंपनी को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? लिमिटेड कंपनी में। तो हम चाह रहे हैं कि हम रिजर्व कैपिटल बनाएं। उसके लिए हमने एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया। इस रेजोल्यूशन के तहत हमने ये कहा कि अब हमारी शेयर की वैल्यू जो 10 थी वो 12 होगी। तो मान लेते हैं आप सभी लोग मेरे शेयर होल्डर्स थे, ठीक है। अब सभी के पास मेरी कंपनी के शेयर्स थे और फुल्ली पेड थे, मतलब 10 का 10 तुमने चुका दिया था। अब नई कंपनी में आप सब मेरे शेयर होल्डर्स हैं, लेकिन जो शेयर 10 की थी अब कितनी की हो गई? आपसे अभी तक मुझे कितना मिला है? मैंने 2 मांगा है अभी तक? नहीं, लेकिन 2 बढ़ा दिया ना। क्या क्या? अपने शेयर की नॉमिनल वैल्यू को 2 रुपए से बढ़ा दिया, लेकिन ये आपको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यूं ही बढ़ गया। यू हैव टू पे
लेकिन ये तभी पे करना होगा जब कंपनी वाइंड अप होगी या फिर जब कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी। लाइफ टाइम में ये पैसा आपसे मांगा नहीं जाएगा, लेकिन ये ड्यू जरूर है, क्योंकि 10 के भाव का शेयर जब 12 पे पहुंचा, कंपनी को कन्वर्ट किया गया, तो 2 रुपए आपसे मुझे मिलने चाहिए। समझ में आया? क्लियर? अब उसके नीचे यहां पे एक और बात कहता है, प्रोवाइड दैट a specified portion of its uncalled share capital shall not be called except in the event of winding up। मतलब ये बात दोबारा इसलिए कह रहा है कि आप ये मत समझिए कि किसी भी केस में 2 रुपए आपसे मांग लिए जाएंगे। नहीं मांगे जाएंगे मतलब नहीं मांगे जाएंगे, लेकिन कब मांगे जाएंगे? जब कंपनी लिक्विडेट या वाइंडिंग अप होगी तभी। और वही 2 रुपए वाला जो अमाउंट है, इस सभी अमाउंट को जब हम जोड़ेंगे तो वो जो अमाउंट होगा उसे क्या कहा जाएगा? रिजर्व कैपिटल। अब समझिएगा, ऐसा कैपिटल जो कि रिजर्व में है, ऐसा कैपिटल जो कि रिजर्व में है, जब जरूरत पड़ेगी तो मेरे शेयर होल्डर्स लगा देंगे। समझ में आया कि रिजर्व कैपिटल है क्या? किसी को कोई डाउट? चलो इसके दूसरे हिस्से की तरफ जाते हैं, जिसका नाम है कैपिटल रिजर्व। क्या है? कैपिटल रिजर्व। ये ठीक रिजर्व कैपिटल के अपोजिट है। ये बहुत सिंपल सादा इंसान है। ये कहता है कि मैं वो फायदा हूं, मैं वो कैपिटल प्रॉफिट या वो कैपिटल गेन हूं जो बिजनेस को हुआ हूं, लेकिन नॉन रिकरिंग एक्टिविटीज से। जैसे आपको याद होगा, 2 तरीके की एक्टिविटीज होती हैं। जो अंतर प्रॉफिट और गेन में होता है वही अंतर रिकरिंग और नॉन रिकरिंग में होता है। जब हम कोई भी काम डे टू डे बिजनेस में करते हैं वो नॉर्मल नेचर का होता है। कौन सा नेचर? नॉर्मल नेचर का होता है। उसमें जो मुझे फायदा होता है वो प्रॉफिट कहलाता है। लेकिन जब हम नॉन रिकरिंग काम करते हैं, पुराना असेट पड़ा हुआ था बेच दिया हमने, वो क्या है? नॉन रिकरिंग। उस पे जो मुझे फायदा होता है वो गेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गेन कहा जाता है। तो इसी गेन को कैपिटल प्रॉफिट भी कहा जाता है। और इसी कैपिटल प्रॉफिट को जब हम बचा के रख लेते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? कैपिटल रिजर्व कहा जाता है। सर किताबों पे ध्यान थोड़ा कम दीजिए, ठीक है? तो जब हम बात करते हैं कैपिटल प्रॉफिट की, तो कैपिटल प्रॉफिट को जब हम जोड़ते हैं, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, ठीक है, ये मेरे लिए क्या माना जाएगा? कैपिटल प्रॉफिट माना जाएगा। आगे आप और भी कंटेंट देखेंगे, लिखा हुआ आपको मिलेगा, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स असेट। आपने पार्टनरशिप में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया ना, उसमें क्या करते हैं? कोई लैंड एंड बिल्डिंग थी, उसकी वैल्यू बढ़ गई, पिछले साल 10 लाख की थी, आज क्या हो गया? 12 लाख का। 2 लाख अमाउंट हुआ ना, बढ़ा, उसको हमने किस में रख लिया? कैपिटल रिजर्व में रख लिया, क्योंकि वो कैपिटल प्रॉफिट है, ठीक है? आगे कहता है प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। अभी शक्ति तुमने पूछा सिक्योरिटी प्रीमियम वाला पैसा कहां जाएगा? आपके कैपिटल रिजर्व में जाएगा। आप समझ में आया? आगे कहता है प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। हमने डिबेंचर को रिडीम किया, उसमें हमें फायदा मिला, या फिर यहाँ पे कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले जो कंपनी को फायदा हुआ था, कंपनी बनने से पहले जो फॉर्म ऑफ बिजनेस थी, उस फॉर्म ऑफ बिजनेस का जो फायदा होगा वो आपके कैपिटल रिजर्व में लेके जाया जाएगा। उसके बाद प्रॉफिट ऑन फॉर फीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स। जैसे अभी अभिषेक ने कहा कि सर वो जो पैसा होगा वो क्या होगा, ठीक है, आधा पे किया आधा नहीं पे किया। मैंने क्या कहा? वो जब्त कर लिया जाएगा। मतलब अगर 10 रुपए का शेयर था, 5 ही दिया, बाकी 5 नहीं दिया, तो जब्त कर लेंगे। और जब्त करके कहां लेके जाएंगे? उसे कैपिटल रिजर्व में लेके जाएंगे। अब उसी शेयर को दोबारा इशू करेंगे, अगर उसको प्रीमियम इशू करेंगे फिर फायदा होगा, तो वो शेयर क्या हो गया? री इशू हो गया। तो री इशू पे फायदा हो गया, उस फायदे को भी कहां लेके जाएंगे? हम कैपिटल रिजर्व में लेके जाएंगे। इसीलिए यहां पे देखो क्या कहता है, कैपिटल रिजर्व आर दोज रिजर्व्स विच आर क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। मतलब कैपिटल प्रॉफिट में से रिजर्व तैयार किए गए रिजर्व को क्या कहा जाता है? कैपिटल रिजर्व कहा जाता है।
सवाल फिर सर कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है? तो देखो कहता है कैपिटल प्रॉफिट आर दोज प्रॉफिट्स which are not earned in the normal course of business like in the normal selling and purchasing activity. ये चीज आपके लिए कैपिटल प्रॉफिट कंसिडर की जाती है। याद रख लीजिएगा इस रिजर्व का इस्तेमाल कभी भी किसी भी डिविडेंड को पे करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये बिजनेस के एक्टिविटी से जनरेट हुए प्रॉफिट का हिस्सा नहीं है। समझ में आया? देखो कहता है यहां पे दीज रिजर्व्स कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड्स। काम खत्म। समझ में आया? रिजर्व कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो रिजर्व कैपिटल का मतलब ऐसा कैपिटल को रिजर्व रखा है, वाइंडिंग अप के टाइम पे लेंगे, ठीक है। और ये कैपिटल रिजर्व कैपिटल प्रॉफिट से जनरेट किया जाता है, क्योंकि बिजनेस बचा के रखता है अपने काम के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसका वाइंडिंग अप के तौर पे यूज होगा, ऐसा नहीं, बस डिविडेंड नहीं पे किया जाएगा इससे। बाकी जो भी कंपनी को काम करना है, ब्रांच एक्सपेंशन, ये वो, ये खर्च वो खर्च, उसमें इस्तेमाल ये कर सकती है, बस डिविडेंड का अमाउंट नहीं पे किया जाएगा। क्लियर क्या? चलो भाई, अब रिजर्व कैपिटल कैपिटल रिजर्व में डिफरेंस समझाया गया है, बुक के थ्रू ही गुजरिएगा। सबसे पहले चीज मीनिंग एंड क्रिएशन आपको पता है। मीनिंग एंड क्रिएशन का बेस आपको पता है कि रिजर्व कैपिटल क्या होता है, कैपिटल रिजर्व क्या होता है। क्लियर क्या? उसके बाद नेसेसिटी। देखो भाई यहां पे रिजर्व कैपिटल में एक शब्द का इस्तेमाल किया गया था, में। कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता रिजर्व कैपिटल। बट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर, प्रॉफिट ऑन रीइश्यू, कहां लेके जाओगे? कोई जगह ही नहीं है। एक ही जगह क्या है? कैपिटल रिजर्व। वहां पे लेके जाना पड़ेगा। तो कैपिटल रिजर्व इज नेसेसरी बट रिजर्व कैपिटल इज नॉट नेसेसरी। क्लियर? नेक्स्ट आपके सामने है रिजोल्यूशन। मैंने क्या कहा? रिजर्व कैपिटल के लिए रिजोल्यूशन पास करना जरूरी है, लेकिन कैपिटल रिजर्व के लिए रिजोल्यूशन पास करना कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है यहां पे रियलाइज्ड और नॉट रियलाइज्ड। देखो भाई यहां पे कहता है कि जो आपका रिजर्व कैपिटल है वो कंपनी की जिंदगी में कभी भी रियलाइज नहीं होता, ठीक है। लेकिन यहां पे आपका कैपिटल रिजर्व रियलाइज ही होता है, तभी उसको लेके जाते हैं रिजर्व में। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट। भैया रिजर्व कैपिटल को बैलेंस शीट में दिखाया ही नहीं जाता, लेकिन कैपिटल रिजर्व को बैलेंस शीट में दिखाना जरूरी है। याद होगा ना, हमने क्लास 11th में जब असेट बेचा था तो उसका फायदा हम बैलेंस शीट में लेके जाते थे, ऐसा नहीं था कि नहीं जाते थे। तो इसीलिए कैपिटल रिजर्व का सारा अमाउंट बैलेंस शीट में डिस्क्लोज किया जाएगा। तो इस बात से यहां पे एक सॉल्यूशन निकल जाता है शक्ति के सवाल का कि सर सिक्योरिटी प्रीमियम वाला पैसा कहां दिखाएंगे? आप समझ में आया? सिक्योरिटी प्रीमियम से मिलने वाला जो फायदा होगा वो हम कैपिटल रिजर्व के तहत बैलेंस शीट में दिखाएंगे। समझ में आया? और वहां पे रिजर्व एंड सरप्लस का एक कॉलम होगा बैलेंस शीट में, उसी के तहत आपको दिखाना पड़ता है। क्लियर? नेक्स्ट है यहां पे टाइम व्हेन इट कैन यूज। देखो भाई रिजर्व कैपिटल बस कंपनी के वाइंडिंग अप के वक्त इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन यहां पे आपका कैपिटल रिजर्व हर साल राइट ऑफ करके दिखाया जाएगा। देखो कहता क्या है? इट कैन बी यूज टू राइट ऑफ कैपिटल लॉस। मतलब क्या? यहां पे अगर कोई नुकसान होता है किसी साल, कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस का मतलब क्या? हमने कोई एसेट बेचा जिससे नुकसान हुआ और एक एसेट बेचे से हमें फायदा हुआ, तो उस नुकसान को इस फायदे से क्या कर दिया जाएगा? कंपनसेट कर दिया जाएगा उसी साल। मतलब हम जब चाहे तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कैपिटल लॉस को राइट ऑफ करने के लिए। या फिर यहां पे कह रहा है टू डिक्लेयर अ शेयर बोनस एनी टाइम ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ कंपनी। मतलब अगर मुझे शेयर पे बोनस देना हो तो इस कैपिटल रिजर्व का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि जब चाहे कंपनी कैपिटल रिजर्व का पैसा इस्तेमाल कंपनी के लाइफ टाइम में कर सकती है, लेकिन रिजर्व कैपिटल कभी भी लाइफ टाइम में नहीं, वाइंडिंग अप लिक्विडेशन के वक्त ही होगा तो होगा। दैट्स इट। क्लियर? चलो भाई नेक्स्ट आपके सामने है शेयर के इशू के कुछ तरीके। क्या?
शेयर्स के इशू करने के कुछ तरीके। तो इसमें सबसे पहले आप देख रहे होंगे शेयर्स में भी इशूड इन दी फॉलोइंग वेज, कुछ तरीके से शेयर्स इशू किए जाते हैं। पहला है फॉर कैश, ठीक है, लेकिन फॉर कैश में प्राइवेट प्लेसमेंट है, फॉर कैश में प्राइवेट प्लेसमेंट है। दूसरा फॉर कैश बट यहां पे है बाय पब्लिक सब्सक्रिप्शन, और तीसरा है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। समझिए जरा प्राइवेट प्लेसमेंट की कहानी, फिर हम पब्लिक इशू समझेंगे। आपके क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज के पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 2 फाइनेंशियल मार्केट में इशू ऑफ सिक्योरिटीज के मेथड्स में आपका ये मेथड आपको बताया जाता है प्राइवेट प्लेसमेंट, वहीं का मैटर है, यहां पे भी सुन लीजिए। मतलब क्या, देखो भैया बात एक सीधी होती है। एक कंपनी है, ठीक है, कौन है, एक कंपनी है, ठीक है, इस कंपनी को शेयर क्या करने हैं, इशू करने हैं, ठीक है। सेबी के रूल के तहत, सेबी के रूल के तहत जब ये इशू किया जाएगा पब्लिक को, किसको इशू किया जाएगा, पब्लिक को, तो शेयर 90% सब्सक्राइब होने ही चाहिए। अगर नहीं होते हैं तो यहां पे कंपनी को सारे शेयर्स वापस लेने होते हैं और सारा पैसा वापस देना होता है। अगर मान लेते हैं 89% सब्सक्राइब हो गया, 1% नहीं सब्सक्राइब हुआ, मतलब 90 का टारगेट पूरा नहीं हुआ, सेबी कहेगी वो कंपनी सारा शेयर वापस लो, सारा पैसा वापस दो, ये करना पड़ेगा, ये रूल है, ठीक है। ये एक तरीका हो गया। दूसरा ये पब्लिक इश्यू में बात हो जाती है, तो बहुत सारी कंपनीज यहां पे करती क्या है, वो पब्लिक इश्यू में जाती ही नहीं। वो कहती हैं कि कंपनी का कोई प्रमोटर होगा ना, कि नहीं होगा, उस प्रमोटर का कोई फ्रेंड होगा, उस प्रमोटर का कोई रिलेटिव होगा, उस प्रमोटर का कोई फैमिली होगा, उन्हीं के बीच में शेयर क्या कर दो, बांट दो। क्योंकि प्रमोटर है, उसका फ्रेंड है या रिलेटिव है, फैमिली है, तो उसको पता होगा ना कि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी कंपनी की वैल्यू क्या है। तो लोग खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, तो अपने भाई की कंपनी का शेयर नहीं लोगे, जब उसकी कंपनी अच्छी अच्छी चल रही हो तो लोगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके फादर की कंपनी है, आप मेजर हो, तो आपके नाम पे शेयर नहीं लेके जाएंगे, लेके जाएंगे। ये एक तरीका, ठीक है। लेकिन इस शेयर को पब्लिक के थ्रू लेके आएंगे क्या, नहीं, प्राइवेटली लोगों में बांट दिया गया। या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि किसी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को नॉक किया जाता है, लाइक LIC, लाइक UTI, लाइक ICICI। ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि दूसरे की कंपनीज में पैसा लगाने के लिए फेमस है। तो कंपनी कहेगी इन कंपनीज के पास जाके लोगे क्या मेरा शेयर, और ये शेयर एकदम बल्क में लेते हैं, कोई एक दो नहीं लेते, क्या लेते हैं, पूरे के पूरे शेयर्स ये बल्क में लेते हैं एक साथ। तो एक्चुअली आप देखोगे जब हम पब्लिक इश्यू में जाते हैं तो हमें खर्चा करना पड़ता है, जिस खर्चे को हमें कहते हैं प्रमोशनल कॉस्ट, क्या, रोटेशन कॉस्ट या फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है, आप ये भी कह सकते हो, ठीक है, जो कि आपने ऑलरेडी बिजनेस में पढ़ा होगा कि कंपनी के शेयर्स को इशू करने में जो भी खर्चा होता है उसको फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं, जो भी कॉस्ट है। लेकिन जब प्राइवेट प्लेसमेंट में आते हैं, आप इस तरीके से शेयर इशू करते हैं तो आपको कोई भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं होती, आपका खर्चा कम, शेयर सब्सक्राइब हो गए, श्योरली शेयर सब्सक्राइब हो गए, सेबी का ये पंगा मेरे सामने नहीं आया। इनफैक्ट यहां पे ऐसा नहीं है कि कंपनी शेयर ली और 2 महीने में आपका शेयर बेच दी, नहीं, यहां पे लॉक इन पीरियड होता है। क्या होता है, लॉक इन पीरियड होता है। यहां पे देखोगे क्या कहता है, प्राइवेट प्लेसमेंट में आइएगा, प्राइवेट प्लेसमेंट में आपके सामने साफ साफ कह रहा है, सेक्शन 42 के तहत पूरा पूरा प्रोविजन है। सो एज पर सेक्शन 42 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 अ कंपनी मे इशू शेयर्स ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस ऑल्सो। मिला? Sometimes the promoters of a public company are confident of raising capital through private sources and contacts. ठीक है? In such a case, the company does not invite the public to subscribe for its share
but make private placement of shares to promoters, their friends, relatives, shareholders of group companies, mutual funds, NRIs, financial institutions like LIC, UTI, ICICI, etc. When the shares are not offered to the public, the company need not issue a prospectus. मतलब जब तक कंपनी पब्लिक में ना जाए तब तक कंपनी को प्रोस्पेक्टस नहीं इशू करना पड़ता, लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट में शेयर देने के लिए भी कंपनी को प्रोस्पेक्टस की जगह पे एक डॉक्यूमेंट इशू करना होता है, जिस डॉक्यूमेंट को कहते हैं स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, जो कि जनरली प्राइवेट कंपनीज को इशू करना होता है। समझ में आया ये? चलो आगे देखो, यहां पे कहता है कि अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट करने जा रहे हो तो प्राइवेट प्लेसमेंट करने के कम से कम 3 दिन पहले आपको ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जहां पे आपकी कंपनी रजिस्टर हुई है वहां पे बताना पड़ता है कि सर मेरी कंपनी इस दिन को इतना अमाउंट ऑफ शेयर प्राइवेटली प्लेस करने जा रही है, हम पब्लिक इशू नहीं कर रहे हैं इस बार। क्लियर क्या? ये आपको बताना कंपलसरी है। और याद रख लीजिएगा, यहां पे जब प्राइवेट प्लेसमेंट करते हैं तो जो अलॉटीज होते हैं, अलॉटी का मतलब क्या? जिसने शेयर लिए हैं, कंपनी यहां पे अलॉटर हो जाती है क्योंकि वो अलॉटमेंट करती है। तो अलॉटी जिसके पास शेयर आए हैं यही लोग होंगे अलॉटी, या प्रमोटर उनके रिलेटिव्स होंगे। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा वो शेयर नहीं बेच सकते, वो शेयर नहीं बेच सकते। कब तक? 3 साल तक, कम से कम 3 साल तक इनको अपने पास शेयर रखना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। और इसी 3 साल, जिस साल में शेयर नहीं बेच सकते, इसी 3 साल को क्या कहा जाता है? लॉक इन पीरियड। क्या कहा जाएगा? लॉक इन पीरियड कंसिडर किया जाता है। समझ में आया? चलो अब नीचे आपके सामने है स्वेट इक्विटी शेयर्स। क्या है? स्वेट इक्विटी शेयर्स। यहां पे 3 वर्ड है। शेयर समझते हैं, शेयर में इक्विटी शेयर समझते हैं। स्वेट, SWEAT, बोले तो क्या? पसीना। एंड दैट पसीना रिप्रेजेंट मेहनत, हार्डवर्क, डेडिकेशन। तो सवाल है, ये मेहनत, ये हार्डवर्क, ये डेडिकेशन कंपनी में करता दिखाता कौन है? एम्प्लॉय। कौन? एम्प्लॉय। तो आप ये समझ सकते हो कि ये शेयर्स किसको दिए जाएंगे? एम्प्लॉयज को दिए जाएंगे। इसके तहत यहां पे कहता है सेक्शन 54 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में इसका जिक्र किया जाता है और कहा जाता है कि एक ऐसा शेयर है जो शेयर कंपनी इशू तो करती है, लेकिन किसको करती है? अपने एम्प्लॉय को, अपने कंपनी में काम करने वाले लोगों को, या फिर वो लोग जो कि कंपनी चलाते हैं, जो कंपनी के पीछे के चेहरे होते हैं, दैट्स कॉल्ड कंपनी के डायरेक्टर्स। क्योंकि डिसाइसिव अथॉरिटीज तो यही होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका भी खून पसीना लगता है। और एक्चुअली डायरेक्टर्स भी आप इनको एम्प्लॉय कैटेगरी में रख सकते हो, बट लीगली नहीं रखे जाते। ठीक है, तो डायरेक्टर्स को या फिर एम्प्लॉय को, मतलब जिसका खून पसीना लगा है कंपनी में, उसको आप देते हो। आगे कहता है क्यों देते हो? आप इसलिए देते हो क्योंकि आप इनकी इंटेलेक्चुअलिटी का इस्तेमाल करते हो। क्यों देते हो? क्योंकि आप इनकी डिसाइसिव पावर का इस्तेमाल करते हो। क्यों देते हो? क्योंकि इनकी बुद्धि के इस्तेमाल से कंपनी को आगे लेके जाया जा रहा है। तो आप इनको कैश रिवॉर्ड ना देके इनके नाम पे शेयर इशू कर देते हो कि लो भैया ये कंपनी का शेयर, जिससे एक्चुअली वो इंसान बिलोंगिंग फील करेगा। क्योंकि शेयर क्या है? ओनरशिप रिप्रेजेंट करता है। जिसके पास शेयर वो कंपनी का मालिक। तो एक्चुअली अगर आप अपने एम्प्लॉय को शेयर दोगे तो खुश होगा ना कि हाँ जी अब मैं भी कंपनी का मालिक हूं। आगे यहां पे कहता है सच शेयर्स कैन नॉट बी रीसोल्ड। देखो भाई फिर वही बात, अगर ये शेयर्स मैं अपने एम्प्लॉयज या डायरेक्टर्स को देता हूं तो वो किसी और को नहीं दे सकते। दे सकते हैं लेकिन 3 साल के बाद, क्योंकि स्वेट इक्विटी शेयर्स में भी लॉक इन पीरियड रखा गया है। कितने साल का? 3 साल का। समझ में आया आपको? तो प्राइवेट प्लेसमेंट में भी लॉक इन पीरियड 3 साल और स्वेट इक्विटी शेयर्स में भी लॉक इन पीरियड 3 साल। समझ में आया?
चलो, किसी को कुछ पूछना है? अब देखो, आगे की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के कारण ही कोई एम्प्लॉय खुशी खुशी लेता है, अदरवाइज कोई लेगा नहीं शेयर। यहां पे आगे कहता है कि जो कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इशू करती है, वो आमतौर पे मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं, शेयर की मार्केट वैल्यू से कम पे। मतलब अगर बाजार में शेयर की कीमत 2500 रुपए है, एक शेयर की कीमत, तो अपने एम्प्लॉय को 2000 में देगी। लेकिन ये कंपनी के मन पे है। अगर कंपनी कहे कि नहीं हम 2500 में भी इशू करेंगे, 25,000 मैंने बोला क्या पहले? 2500 बोला ना। तो अगर कंपनी कह रही कि नहीं हम 2500 का 2500 में इशू करेंगे, मार्केट रेट पे इशू करेंगे, मतलब हम पार वैल्यू पे इशू करेंगे, हम डिस्काउंट पे नहीं देंगे, तो नहीं देगी। बट हाँ, कंपनी के इच्छा पे है, बट जनरली कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर्स बाजार भाव से कम पे ही अपने एम्प्लॉय डायरेक्टर को इशू करती है। कर सकती है, मे टर्म का यूज किया जाता है, नहीं करना चाहे तो नहीं भी कर सकती है, कोई प्रेशर या लीगल कंपल्शन नहीं है। ठीक है, चलो भाई, अब यहां पे देखो नीचे का एक और लाइन है, कहता है द एंट्रीज फॉर इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स आर सेम एज फॉर इशू ऑफ अदर इक्विटी शेयर्स, व्हिच मींस जैसे मैं आम जनता को शेयर इशू करने की एंट्रीज करूंगा, उसी तरीके से स्वेट इक्विटी शेयर्स के भी इशू करने की एंट्री करूंगा। क्योंकि समझना है तो इक्विटी ही ना। अब मैं किसी के मेहनत के लिए दे रहा हूं और कोई सिंपली इन्वेस्ट कर रहा है, बात तो मेरा शेयर है ना। तो इसीलिए जो हिसाब किताब लगाया जाएगा वो खुला सेम तरीके से लगाया जाएगा। इसके लिए कोई स्पेशलाइज सिस्टम या फिर इसको कोई प्रिविलेज सेक्शन नहीं दिया जाएगा। समझ में आए? जैसे आपने देखा, हम वेंडर को इशू किए थे 50,000 और फिर पब्लिक को इशू किए थे 1,20,000, दोनों का कैलकुलेशन सेम था। यहाँ पे फंडा क्या होगा? सेम होगा। बीच में कह दे कि हम अपने एम्प्लॉय को स्वेट इक्विटी के नाम पे इतना इशू किया, आप स्टिल ट्रांजैक्शंस की एंट्री उसी तरीके से करोगे। क्लियर? चलो, अब आगे आपके सामने एक इंपॉर्टेंट चीज फिर आ जाती है, दैट्स कॉल्ड एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ठीक है, फिर से वही बात, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान मतलब एक ऐसा प्लान जिस प्लान के तहत एम्प्लॉय को स्टॉक दिया जाएगा। ऑप्शनल है, एम्प्लॉय लेना चाहे तो ले, नहीं लेना चाहे तो मत ले। ठीक है, समझ में आया? देखो, कहता है अंडर सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 कंपनीज एक्ट 2013 के तहत एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के बारे में कहा जाता है कि कंपनी चाहे तो ऑफर कर सकती है। क्या कर सकती है? शेयर्स ऑफर कर सकती है। किसको? अपने एम्प्लॉय को। अब यहां पे एम्प्लॉय स्पेसिफाई हो गया, अब यहां पे डायरेक्टर की बात नहीं होगी। अपने एम्प्लॉय को इश्यू कर सकती है। क्या? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन एट द जनरल मीटिंग। मतलब जनरल मीटिंग बुलाया जाएगा, उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाया जाएगा अगर इनको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान लेके आगे जाना है तो। अब यहां पे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन का मतलब यहां पे क्या है कि एक ऑप्शन है जो कि दिया जा रहा है। किसको? होल टाइम डायरेक्टर। होल टाइम डायरेक्टर का मतलब क्या? जब तक वो इंसान है तब तक वो डायरेक्टर। ऐसा नहीं कि जब तक कंपनी तब तक वो डायरेक्टर, जब तक वो इंसान तब तक वो डायरेक्टर, वो होल टाइम डायरेक्टर के तौर पे काम करेगा। ठीक है, आगे देखोगे ऑफिसर एंड एम्प्लॉय। ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉय जिनके पास अधिकार होता है इन शेयर्स को खरीदने का या फिर इन शेयर्स को सब्सक्राइब करने का एट अ फ्यूचर डेट, नॉट अ करंट डेट। अभी नहीं, ये फ्यूचर में सब्सक्राइब या परचेज कर सकते हैं। द सिक्योरिटीज ऑफर्ड बाय द कंपनी एट प्री डिटरमाइंड प्राइस विच यूजुअली इज लोअर देन द मार्केट प्राइस। फिर से वही, यूजुअली आमतौर पे बाजार भाव से कम होता है, और अगर एम्प्लॉय चाहे तो किसी फ्यूचर डेट पे जाके शेयर्स क्या कर ले? खरीद ले। नॉर्मल कंपनी है, आप में से कोई आया, कहा सर हमको इस कंपनी का शेयर खरीदना है, खरीद लो। तुमको जब खरीदना है तुम खरीद सकते हो, क्योंकि ये ऑप्शन है। जिसको नहीं खरीदना होगा वो नहीं खरीदेगा। आगे कहता है एम्प्लॉय चाहे तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल करे या चाहे तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल ना करे। ये वॉलेंट्री स्कीम है जो कि कंपनी के तरफ से एम्प्लॉय को दिया जाता है एम्प्लॉय के फायदे के लिए ही। याद रख लीजिएगा,
शेयर जो अलॉट किए जाएंगे, इस केस में यहां पे भी लॉक इन पीरियड होगी, लेकिन लॉक इन पीरियड कितने साल की होगी? 1 साल की। कितने साल की? 1 साल की। प्राइवेट प्लेसमेंट में लॉक इन 3, स्वेट इक्विटी में लॉक इन 3, लेकिन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में लॉक इन 1, क्योंकि ये ऑप्शनल पे लाया गया तो इसमें लिबरलिटी ये बरत लेते हैं। ठीक है, याद रख लीजिएगा, यहां पे 1 साल से पहले ये डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता, लेकिन 1 साल के बाद डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। 1 साल गिना जाएगा डेट ऑफ अलॉटमेंट से। किससे? डेट ऑफ अलॉटमेंट से 1 साल गिना जाएगा, उससे पहले आप डिस्पोज नहीं, बाद में आप डिस्पोज या किसी को देना है तो आप दे सकते हो, इसमें कोई पंगा नहीं होता। क्लियर क्या? चलिए, इसमें बाकी और कुछ नहीं है, इतना ही फंडा है, ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है। अब हम आ जाते हैं पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स और पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर्स पे। देखो भाई, जब हम पब्लिक को शेयर इश्यू करते हैं तो कुछ अप्रोच है, जिन अप्रोच के बारे में बताया गया है। सबसे पहले हम प्रोस्पेक्टस इश्यू करते हैं। ठीक है, प्रोस्पेक्टस क्या है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिस डॉक्यूमेंट में कंपनी की पूरी प्रोफाइल, कंपनी के शेयर कैपिटल की पूरी प्रोफाइल, शेयर्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है। जो इंसान कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहता है वो एप्लीकेशन यहीं से खरीदता है, प्रोस्पेक्टस खरीदता है और एप्लीकेशन मनी देता है। ठीक है, तो सबसे पहले कंपनी क्या करेगी? प्रोस्पेक्टस इशू करेगी। प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद क्या करेगी? एप्लीकेशंस रिसीव करेगी पैसे के साथ। ठीक है, जो लोग खरीदना चाहते हैं, भाई हाँ हमने प्रोस्पेक्टस चाहिए, वही प्रोस्पेक्टस खरीदा, मतलब पैसा दिया उन्होंने, वो पैसा कंपनी के पास गया। उसके बाद कंपनी देखेगी कितना आया सब्सक्रिप्शन या कितने लोग खरीदना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो शेयर्स अलोकेट करेगी। दिस इज कॉल्ड अलॉटमेंट। तो एप्लीकेशन लेने के बाद वो शेयर्स क्या करेगी? अलॉट करेगी। ठीक है, अगर शेयर अलॉट हो गए मतलब पैसा कंपनी को मिल गया अलॉटमेंट का। अब कंपनी क्या करेगी? कॉल करेगी, कॉल मनी, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, या फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल। ठीक है, क्योंकि लास्ट कॉल को नंबर्स नहीं, लास्ट कॉल को फाइनल के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। दैट्स इट, इसके आगे आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैंने आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में बता दिया कि कम से कम अगर आप पब्लिक में जाते हैं तो 90% शेयर सब्सक्राइब होने ही चाहिए अंडर सेक्शन 39 सबसेक्शन 1। ये होना कंपलसरी है। अगर ये नहीं हुआ तो आपको सारा शेयर वापस लेके सारा एप्लीकेशन मनी वापस देना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ होगा, आप देख लोगे। ठीक है, और इसी को यहाँ पे मिनिमम अमाउंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनिमम अमाउंट कहा जाता है, जो कि सब्सक्राइब होना कंपलसरी है पब्लिक इशू के केस में। समझ में आ गया आपको? चलिए, और कुछ है जो कि मुझे बताना चाहिए? हाँ जी, कुछ अंदर की छोटी छोटी बातें हैं, जान लीजिएगा। जैसे एप्लीकेशन मनी आया, ठीक है, एप्लीकेशन मनी आने के बाद कंपनी जिनको जिनको शेयर अलॉट कर रही है उनको लेटर ऑफ अलॉटमेंट दिया जाएगा। जैसे मान लेते हैं 1 लाख शेयर हमने एक तरीके से इशू किया था, सब्सक्राइब यहां पे हो गया 1,20,000, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या हो गया? ओवर सब्सक्रिप्शन। तो इस केस में कंपनी ने सोचा कि हम 1 लाख को ही देंगे, बाकी 20,000 को हम नहीं देंगे। तो जो 1 लाख होंगे उनको लेटर ऑफ अलॉटमेंट इशू किया जाएगा, और जो 20,000 एक्स्ट्रा है जिसको कंपनी ने शेयर देने का नहीं सोचा है उनको लेटर ऑफ रिग्रेट इशू किया जाएगा। दैट आई एम सॉरी सर, मैं आपको शेयर अलॉट नहीं कर सकता, आपका एप्लीकेशन का पैसा वापस किया जा रहा है। एप्लीकेशन का पैसा रखने लगी, वापस कर देती है। ठीक है, याद रख लीजिएगा, जब यहाँ पे बात आती है तो आमतौर पे कहा जाता है कि जो एप्लीकेशन पे पैसा होगा, क्या होगा? जो एप्लीकेशन पे पैसा होगा आमतौर पे 25% से ज्यादा नहीं रखा जाता आपके इंटायर शेयर की वैल्यूएशन से। मतलब अगर आपके शेयर की वैल्यू 10 रुपए है तो 2.5 से ज्यादा नहीं रखा जाएगा एप्लीकेशन मनी का अमाउंट एज पर द क्वांटम। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कहा जाता है कि जितने भी अमाउंट होंगे शेयर पे वो फुल्ली पेड अप होने चाहिए, फुल्ली पेड अप विद इन 12 मंथ ऑफ अलॉटमेंट। ठीक है, हाँ जी, अलॉटमेंट, एप्लीकेशन नहीं। जिस दिन अलॉट किया गया उस दिन के अलॉटमेंट से 12 महीने के अंदर अंदर इनको पूरा पैसा ले लेना होता है।
अगर सितंबर में उन्होंने अलॉटमेंट करा, सितंबर में, तो सितंबर से 12 महीने की गिनती शुरू हो जाएगी। मतलब अगले साल सितंबर तक पूरा का पूरा शेयर का पैसा आ जाना चाहिए। आगे कहता है, देखो भाई यहां पे अगर आप कॉल कर रहे हो तो 2 कॉलों के बीच में 1 महीने का गैप होना चाहिए। अगर फर्स्ट कॉल सितंबर में तो सेकंड कॉल अक्टूबर में, मतलब फाइनल कॉल अगर है तो अक्टूबर में जाएगा। क्लियर क्या? तो 1 महीने का अंतर। आगे कहता है, शेयर होल्डर को पैसा पे करने के लिए कम से कम 2 सप्ताह, बोले तो क्या 14 दिन का वक्त आप देंगे। मिनिमम उनको 14 डेज का टाइम यहां पे मिलना चाहिए। साथ ही साथ जो कॉल किया जाएगा, जो कॉल मनी मांगा जाएगा, वो याद रख लीजिएगा ऑन यूनिफॉर्म बेसिस मांगा जाएगा ऑन ऑल क्लास ऑफ शेयर्स। मतलब अगर मैंने इक्विटी आप सबको बेचा है, अगर मैंने इक्विटी शेयर्स आप सबको अगर बेचा है, तो ऐसा नहीं होगा कि 5 लोगों से मैं आज मांगूंगा फर्स्ट कॉल और 5 लोगों से 1 महीने के बाद मांगूंगा मैं फर्स्ट कॉल। ये नहीं होता। मतलब अगर इक्विटी शेयर है और सबको मैंने सेम इशू किया था, मतलब आप सब लोग सेम क्लास ऑफ शेयर के हिस्से हैं, तो अगर मैं वहां पे कॉल मनी मांगूंगा तो मैं सबसे मांगूंगा, मैं इससे इतना और इससे इतना नहीं मांगूंगा। मतलब डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस यहां पे अपनाया नहीं जाएगा। समझ में आ गया आपको? चलिए, बाकी आमतौर पे जब आप यहाँ पे लेटर इशू करते हैं अलॉटमेंट में, तो कैसे पैसा देना है, कितना पैसा देना है, ये सारी बातें आप उसे लेटर में बताते हैं। इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। बाकी आपको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस पता ही होंगे, एक ऐसा खर्च जो कि कंपनी के फॉर्मेशन के वक्त होता है, पता है ना? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के प्रोसेस में और उससे पहले लगने वाले पैसे। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिएगा। इसमें किसी को कुछ पूछना है? स्वीट इक्विटी शेयर किसमें दिखाएंगे? सब स्वेट? यस सर। स्वीट नहीं। तो इसको किसमें दिखाएंगे? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में कि सब्सक्राइब एंड फुली पेड में? फुली पेड ऑब्वियसली दिखाएंगे, क्योंकि स्वेट इक्विटी शेयर्स में क्या होता है, पैसा नहीं लिया जाता क्या? डिस्काउंट रहता है ना उसका। हाँ तो होता है ना, तो फुली पेड ही है। क्योंकि ऐसा नहीं है स्वेट वाला कोई फ्री में शेयर्स नहीं मिलते, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान वाले फ्री में नहीं मिलते, सबका पैसा देना होता है। बस हाँ, आपको प्रिविलेज दिया जाता है कि आप आके डायरेक्टली यहां से ले सकते हैं, कंपनी डायरेक्टली आपको खुद दे रही है। क्लियर क्या? कॉल्स पे आते होंगे ना? हाँ, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल ऐसे। हाँ वो भी हिस्सों में आता है, वो भी एक साथ नहीं होता। और उस वजह से हम शेयर इशू करें तो उसके भी हिस्से होंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि पूरा पूरा पैसा भी ले लेते हैं, बट ये हिस्से में ही रहता है। क्योंकि अगर मैंने इतने को शेयर इशू किया तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या कहा गया कि ट्रीटमेंट सबका सेम होगा, ट्रीटमेंट किसी का कोई अलग नहीं होगा। तो जब हम कॉल करेंगे और मांगेंगे तो सबसे मांगेंगे ना, कैसे नहीं कि नहीं मांगेंगे, सबसे मांगेंगे। क्लियर? सर जब स्वेट इक्विटी शेयर्स को जब मतलब कि अलॉट करते हैं तो वो तो जो प्राइस रहती है नॉर्मल प्राइस उससे कम पे होता है ना? उस पे भी होता है, लेकिन अगर उस पे कम पे करते हैं तो उसको दिखाएंगे कैसे? मतलब कि उस जो ओरिजिनल वैल्यू उस पे दिखाएंगे कि जिसपे दिए हैं उस पे? जिसपे दिए हैं उस पे। मतलब कि 10 रुपए का शेयर था लेकिन 8 पे। अच्छा ठीक है, भले ही वहां पे उसके पास जो भी वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स हो, लेकिन 8 में ही दिखाया जाता है। मैं आपको बता दूं, खैर सिस्टम नहीं चलता, आई थिंक 2 साल या 3 साल पहले चीज बंद हो गई है। शेयर को इशू करने के 3 अप्रोच थे। फर्स्ट, इशूड एट पार, मतलब 10 का शेयर 10 पे इशू किया। दूसरा, इशूड एट प्रीमियम, 10 का शेयर 12 पे, 11 पे, 15 पे, लेकिन 10 से ज्यादा पे इशू किया। और तीसरा था शेयर इशूड एट डिस्काउंट, लीगली कंपनीज एक्ट के तहत और सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग शेयर को डिस्काउंट पे इशू करने पे हमारे देश में रोक लगाई गई है। इसीलिए आपके सिलेबस से शेयर इशूड एट डिस्काउंट हटा दिया जाता है। आप अपने बड़े भाई बहन से पूछिएगा जो कि लगभग 2014, 15 या 16 के बैच में रहे होंगे, उन्हें डिस्काउंट का फंडा पढ़ना पड़ता था। आपके सिलेबस से डिस्काउंट हटा दिया गया है, तो ये अप्रोच अब अपनाया जाता है। बाकी जैसे आपके सवाल है, आपके सवाल का जवाब ये कि जैसे डिस्काउंट का ट्रीटमेंट होता था वैसे इसका ट्रीटमेंट होगा। क्लियर? चलिए, और किसी कोई सवाल है? सर ये स्वेट इक्विटी और एम्प्लॉय स्टॉक में मतलब अंतर है सर? दोनों में तो एम्प्लॉय को ही दिया जा रहा है, मतलब एक के लिए रिजोल्यूशन पास करना जरूरी है, दूसरे के लिए रिजोल्यूशन पास करना जरूरी नहीं है। एक ऑप्शनल है, लेंगे नहीं लेंगे, कंपनी दे रही है भैया लीजिए। ये जो स्वेट वाला है उसको लेना जरूरी है, कंपलसरी है?
अरे कंपनी दे रही है आपको, और ऐसे कंडीशंस होते हैं कि आप लेते ही हो, आपकी मेहनत के लिए आपको चीज दी जा रही है। बहुत बार होता है कैश कंसिडरेशंस में दिए जाते हैं, ये भी होता है। क्लियर? और कोई सवाल किसी को पूछना है? चलिए आज की क्लास में यहीं पे रखता हूं क्योंकि वक्त थोड़ा सा ज्यादा हो चुका है। कल शुरू करेंगे फॉर्मल जर्नल एंट्री कि किस तरीके से हम रिकॉर्ड करेंगे शेयर्स के इशू के ट्रांजैक्शंस को। तो आज का सेशन यहीं तक, फिर आपसे मिलते हैं कल नए टॉपिक्स के साथ।